प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और इतिहास दर्शन में हमारा अध्याय है इतिहास में पूर्वाग्रह, बायस इन हिस्ट्री। यह जो पूर्वाग्रह शब्द है, यह कुछ पुस्तकों में पूर्वग्रह भी लिखा हुआ है। जैसे मेरे पास ये जो पुस्तक है, झारखंड चौबे की किताब है, डॉक्टर झारखंड चौबे की। इस पुस्तक में पूर्वग्रह शब्द काम में आ रहा है। इसी पुस्तक में वस्तुनिष्ठता को वस्तुनिष्ठा लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पूर्वाग्रह शब्द ज़्यादा प्रिय है और वो व्याकरण की दृष्टि से गलत भी नहीं है। किसी भी विषय को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी घटना को लेकर, किसी भी दर्शन को लेकर, किसी भी सिद्धांत को लेकर आपके मन में पहले से एक धारणा बनी हुई होती है, और जब आप उस दिशा में आगे काम करते हैं, किसी व्यक्ति की दिशा में, किसी घटना की दिशा में, किसी दर्शन की दिशा में, किसी सिद्धांत की दिशा में, तो उस काम में आपकी वह धारणा प्रतिबिंबित होती है, प्रतिध्वनित होती है, और वही पूर्वाग्रह है। मैंने एक उदाहरण देके इस अध्याय की पहली कड़ी में आपको यह बताया था कि आज आपके सामने एक अखबार आ जाए, आज का अखबार, और उसमें एक आपको हेडिंग मिले, एक हेडिंग लाइन मिले, एक हेडलाइन मिले, जिसमें लिखा हुआ हो कि पाकिस्तान के 2 व्यक्ति पकड़े गए। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति हमेशा बरकरार रहती है। इस स्थिति में आपके सामने यदि यह समाचार आ जाए कि पाकिस्तान के 2 व्यक्ति पकड़े गए, तो आपके मस्तिष्क में एक ही बात कौंधेगी, और वह यह होगी कि पाकिस्तान जरूर भारत की जासूसी करवा रहा है और ये पाकिस्तान के जासूस हैं। हो सकता है कि वे 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, वे जासूस न हो सकता है कि वे जासूस हों, लेकिन आपके मन में जो धारणा बनेगी वह यही बनेगी कि पाकिस्तान हमारा विरोधी राष्ट्र है, हमारा शत्रु राष्ट्र है, पाकिस्तान हमसे युद्ध कर चुका है, पाकिस्तान आज भी हमको परेशान करता है, पाकिस्तान को आज भी हमसे तकलीफ है, इसलिए वह निरंतर भारत में अशांति उत्पन्न करने के लिए जासूसी करवाता रहता है, और ये 2 व्यक्ति हो न हो पाकिस्तान के जासूस हैं। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक पाकिस्तान का अखबार आ जाए, आपने गूगल खोला और किसी कारण से आपको देखना पड़ा हो पाकिस्तान का अखबार, और ये समाचार मिल जाए कि भारत के 2 व्यक्ति पकड़े गए। आप क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान भारत में तो जासूसी करवाता है, सो करवाता ही है, लेकिन अपने देश में भी हमारे लोगों को पकड़ता है। गए होंगे बेचारे किसी काम से, उनको पकड़ लिया गया। यह हमारी धारणा होती है जो पहले से बनी होती है, यही हमारा पूर्वाग्रह है। और पाकिस्तान का व्यक्ति तो सोचेगा यही कि भारत हमारे यहाँ पे जासूसी करवा रहा है, भले ही भारत के लोग किसी दूसरे काम से गए हों। और जब आपको इसी विषय पर अनुसंधान करना पड़े, तो वो आपके अनुसंधान की दिशा वही होगी जो आपकी धारणा है। और पहली कड़ी में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी, विभिन्न विद्वानों को उद्धृत करते हुए, कि इतिहास में पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लिखना किसी लेखक के लिए असंभव है। मैंने असंभव काम लिया है, पूरी तरह से मुक्त होकर लिखना असंभव है। इसे कम किया जा सकता है और कम किया जाना चाहिए।
मैंने आपको यह भी कहा था कि कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा है, कुछ विद्वानों ने तो, कि पूर्वाग्रह होना चाहिए। यदि आप में अपने राष्ट्र के प्रति यह आग्रह नहीं होगा कि मेरा राष्ट्र श्रेष्ठ है, तो फिर आप कैसे लिख पाएंगे? आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? इसलिए पूर्वाग्रह होना चाहिए। इतिहासकार का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र के विरुद्ध जाकर न लिखे। क्या कहेंगे आप? एक इतिहासकार तब है जब वह सही लिखे। ऐसा ही हुआ था, यही सत्य था, यही सत्य है, घटना ऐसे घटी थी, उसका प्रयास यह होना चाहिए कि वो सत्य का अन्वेषण करे। लेकिन हमारे कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, आपको अपने धर्म के प्रति भी पूर्वाग्रही होना चाहिए, आपको अपने राष्ट्र के प्रति भी पूर्वाग्रही होना चाहिए, आपके अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि गिबन ने जब रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन लिखा तो वो यही कहना चाहता था कि बर्बरता के विरुद्ध रिलीजन और नैतिकता की विजय थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब क्या होना चाहिए उसकी बात अपन अंत में करेंगे, जब हम इसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तब। वैसे मैं निष्कर्ष बता चुका हूं कि पूरी तरह से मिटाना संभव नहीं है पूर्वाग्रह को, लेकिन इसको कम तो किया ही जा सकता है, यही निष्कर्ष होगा। लेकिन उसके बारे में एक दो बात मैं आपसे बाद में और कर लूंगा। फिलहाल हमें यह देखना चाहिए कि इस पूर्वाग्रह के कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो सीधी सी बात है कि इंसान है वो अपने समाज की उपज होता है। सामाजिक वातावरण का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। एक हाड़ मांस से बना हुआ व्यक्ति और उसके शरीर में दिल धड़कता हो और वह दिमाग रखता हो, तो क्या वह पूर्वाग्रह से मुक्त हो सकता है? संभव नहीं है। वह मुखातिब ही अपने समाज से होगा। वो जो भी कहना चाहेगा अपने समाज को कहना चाहेगा, और वो क्या कहना चाहेगा वो उस समाज के अनुसार ही तय करेगा, उस सामाजिक व्यवस्था के अनुसार तय करेगा जिस सामाजिक व्यवस्था में वो रह रहा है। तो इतिहासकार से निष्पक्षता की उम्मीद करना बेकार है। एक पक्ष है ये इतिहास में पूर्वाग्रह, इतिहास के लेखन में पूर्वाग्रह के आ जाने का। रेंडियर ने तो कहा है कि इतिहासकार संबोधित ही अपने युग के व्यक्तियों को करता है, और हम क्रोचे और कालिंगवुड को पढ़ते हुए ये देख आए हैं बार बार कि इतिहास तो समकालिकता ही तो होती है इतिहास में। वो अलग बार बार बात कर चुके हैं उसकी। अब जैसे धर्म है या रिलीजन है या मजहब है या धर्म के भीतर भी संप्रदाय है, वैसे देखा जाए तो धर्म तो एक ही होता है। हम जितने भी नाम लेते हैं वे सारे उसके संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों के भीतर उपसंप्रदाय होते हैं। लेकिन फिर भी यदि सामान्यकरण करते हैं किसी शब्द का तो धर्म के द्वारा कर सकते हैं, हम उसमें ये चीजें शामिल कर लेंगे। धर्म के भीतर संप्रदाय, आप वैदिक धर्म की बात करेंगे तो उसमें आप वैष्णव और शैव की बात कर लेंगे, और वैष्णव और शैव में भी आगे विभाजन कर लेंगे। आप इस्लाम की बात करेंगे तो आप शिया और सुन्नी की बात कर लेंगे, और शिया और सुन्नी में भी आगे आप विभाजन कर लेंगे। जब आप ईसाई मत की बात करेंगे या ईसाई धर्म की बात करेंगे, मैंने कहा धर्म एक है लेकिन मैंने उसका सामान्यकरण भी किया, तब आप क्या करेंगे? तब आप कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों को अलग कर देंगे और उनमें आगे विभाजन करेंगे। जितने ज्यादा विभाजन होंगे उतने ही ज्यादा इतिहास लिखने वाले लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित होंगे। वो वही अच्छा बताएंगे जिसको वे अच्छा मानते हैं, जिसको वे मानते आए हैं। मेरा धर्म क्या है ये मैंने तय नहीं किया है,
यह मुझे प्रारब्ध से मिला है। और जब से मैंने सांस लेना शुरू किया, जब से मुझमें संवेदना जागनी शुरू हुई, जब से मेरी बुद्धि ने काम करना शुरू किया, मैं एक ही तरह के संस्कारों में पला और बढ़ा हूं। अब मेरा पूर्वाग्रह तो मेरे धर्म के प्रति होगा। अब इस पूर्वाग्रह को मैं कम कितना कर सकता हूं, वह एक अलग बात है। यदि मान लीजिए मैंने अपने धर्म के प्रति पूर्वाग्रह न रखा और धर्म परिवर्तन कर लिया, तो मैं उस दूसरे जिस भी क्षेत्र में जाऊंगा, जिस भी मत में जाऊंगा, जिस भी संप्रदाय में जाऊंगा, मेरे पूर्वाग्रह उसके प्रति हो जाएंगे, तो मैं मुक्त तो कहीं हुआ ही नहीं ना। इसलिए इतिहास में ये निष्पक्षता का होना, इतिहास लेखन में निष्पक्षता का होना संभव नहीं है। अब मान लीजिए, आप सोचिए, कुछ शब्द बोल रहा हूं, हिंदू इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार, अरब इतिहासकार, यहूदी इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार, ईसाई इतिहासकार। ये क्यों कहना पड़ता है? इसीलिए कहना पड़ता है कि धर्म के प्रति व्यक्ति आग्रही होता ही होता है, संप्रदाय के प्रति आग्रही होता ही होता है, अपने मत के प्रति आग्रही व्यक्ति होता ही होता है। इसे टाला नहीं जा सकता। अब औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, जदुनाथ सरकार ने इसकी आलोचना की कि उसने गलत काम किया, लेकिन फारूकी महोदय ने नहीं की, समर्थन किया। किस वजह से? सच क्या है, झूठ क्या है, वह एक अलग बात है। उसे तोड़ने चाहिए कि नहीं तोड़ने चाहिए, वह एक अलग बात है। लेकिन इतिहासकार पहले यह सोचकर चलता है कि मुझे इस चीज का समर्थन करना है और इस चीज का विरोध करना है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि उसने मंदिर तोड़ के अच्छा काम किया। यदि कोई यह कह देता है तो वह ठीक नहीं कहता है, चाहे वह कोई हो। अब आप कहेंगे कि आप ये बात कह रहे हो तो आपका भी कोई पूर्वाग्रह बोल रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से इतिहास में निष्पक्षता संभव नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अधिकतम निष्पक्ष नहीं रह सकते, ऐसा भी नहीं है। मैं अकबर और औरंगजेब को एक ही तराजू में नहीं रख सकता। बेशक मैं दोनों की आलोचना कर सकता हूं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब बौद्ध धर्म के जो इतिहास लेखक हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, उनकी दृष्टि अलग होगी। वो अशोक के लिए ये कहते हैं कि वह 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था, हमने इतने क्रूर आदमी को और बिल्कुल यूं नरम बना दिया, उसका हृदय बदल दिया, हमने हृदय परिवर्तन कर दिया। वो कहेंगे यदि अकबर के संपर्क में आने वाले ईसाई जो विद्वान हैं, या जो मान लीजिए कि धर्म प्रचारक हैं, वे लिख देते हैं अपनी किताब में कि अकबर ने ईसाई मत ग्रहण कर लिया था, तो क्या ये सही हो जाएगा? लेकिन उनका पूर्वाग्रह बोलता है। आप फाहियान को पढ़ लो, आप वेनसांग को पढ़ लो, आप मनुची को पढ़ लो, आप वर्नियर को पढ़ लो। ये लोग अपने हिसाब से लिखेंगे, हम अपने हिसाब से लिखेंगे। इतिहास के विद्यार्थी का काम क्या है? वह कोशिश करे कि कहां कहां इतिहासकार पूर्वाग्रही हुआ है, यह वो देखे। अब जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी है, अकबर के दरबार में उसका प्रवेश भी अबुल फजल के साथ का ही है, लेकिन अबुल फजल को दरबार में महत्व मिल गया, बदायूनी को नहीं मिला। तो बदायूनी ने अपनी पुस्तक में अकबर की आलोचना कर दी, पुस्तक बाद में सामने आई। अबुल फजल ने
नहीं की। यह संभव है कि अबुल फजल को भी अकबर की बहुत सारी बातें पसंद नहीं आई होंगी, लेकिन उसने नहीं लिखी। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उसको सुविधाएं मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, वो अकबर के साथ खड़ा है, और बदायूनी को वो स्थान नहीं मिला, अपना काम भी बीच में छोड़ दिया उसने, और उसने लिखा। तो ये तो हमें कदम कदम पर मिलेगा। क्या मिलेगा कि भाई ये जो इतिहास लेखन है इसमें पूर्वाग्रह है और कितना है, मिलेगा पूर्वाग्रह, ये मैं कहना चाहता हूं। अब वेबर ने एक बात कही है कि निष्पक्षता एक दोष है। वो निष्पक्षता को दोष मान रहा है क्योंकि इतिहास में इस उद्देश्य की प्राप्ति बड़ी जटिल है। तो कोई चीज जटिल हो गई इसका मतलब वो दोष हो गई क्या? इतिहास के विद्यार्थी को इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए। एक हुए हैं मैक्स नारदोइन, वो कहते हैं कि भाई इतिहास में निष्पक्षता का समावेश है ना, वो हो नहीं सकता। तो मैं कुछ उदाहरण आपको देता हुआ चलूंगा कि एल्टन महोदय कहते हैं कि इतिहास मात्र घटना नहीं है। इतिहासकार जिस चीज को लिखते हैं उसी को इतिहास कहते हैं। मैंने कह दिया तो बस यही इतिहास है, उसने कह दिया तो बस वो जो कह रहा है वही इतिहास है। अब आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम तथ्यों की व्याख्या नहीं करेंगे तो इतिहास क्या हो जाएगा? वह तो भंडार हो जाएगा तथ्यों का, और इस इंतजार में मानव सभ्यता बैठी रहेगी कि तथ्य खुद बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इतिहासकार को तथ्यों में रोशनी भरनी पड़ती है, वो रोशनी भरता है। अब किस रंग की रोशनी भरता है यह उस पर निर्भर करता है, और यह रोशनी उसके पूर्वाग्रहों से आती है। आप याद कर लीजिए ये कार को, मछलियों वाली बात कह चुका हूं पहले ही। तो हमें इतिहास को तथ्यों का संकलन नहीं बनने देना है, उसमें से सत्य निकालना है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा विभिन्न इतिहासकारों को, भले ही उनके दृष्टिकोण अलग अलग हों। इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण होना भी एक तरह से इतिहास ही है। उन इतिहासकार का ये दृष्टिकोण था, उन इतिहासकार का ये दृष्टिकोण था। जब हम ये पढ़ते हैं तो हम इतिहास में दृष्टिकोणों का इतिहास पढ़ रहे होते हैं, इसलिए इससे बचा नहीं जा सकता, है ना। अब फ्रांस वाले कहते हैं साहब हम तो 1789 से ही आधुनिक युग का प्रारंभ मानते हैं, और अमेरिका वाले अपनी स्वतंत्रता से आधुनिक युग का इतिहास मान लेंगे, और सारे अमेरिका वाले भी नहीं मानेंगे, सारे फ्रांस वाले भी नहीं मानेंगे। जब अंग्रेजों ने भारत में इतिहास अध्ययन के पाठ्यक्रम की रचना की, बहुत बदमाशी की उन्होंने। वो जब स्वयं को आधुनिक काल में रखते हैं तो भारत को मध्यकाल में रखते हैं, और स्वयं को मध्यकाल में रखते हैं तो भारत को प्राचीन काल में ले जाके रख देते हैं। यानी हम भारतवासी उनसे एक युग पीछे। इसे आप क्या कहेंगे? हम तो नहीं मानते। हम तो अब यह कह सकते हैं कि वो जब प्राचीन काल में थे उस समय हम आधुनिक काल में प्रवेश कर गए थे। वैश्वीकरण की जो अवधारणा आज यूरोप और अमेरिका हमको दे रहा है, हम तो बहुत पहले वैश्वीकरण की अवधारणा दे चुके, पूरी दुनिया को, पूरी वसुधा को कुटुंब बता चुके हम तो, और बहुत पहले बता चुके। और आपकी अवधारणा तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक अवधारणा है। हमने तो एक सांस्कृतिक अवधारणा दी है, हमने तो उसका मानवीय पक्ष रखा है।
अब तुम किस वैश्वीकरण की बात करते हो? बहुत सारी बातें हैं जिन्हें, अब यह भी आप कहेंगे आपका पूर्वाग्रह बोल रहा है सर। अब यदि यह पूर्वाग्रह है और यह बोल रहा है तो मुझे भी ये कहने के लिए विवश होना पड़ेगा कि पूर्वाग्रह होना चाहिए, पूर्वाग्रह के बिना नहीं लिखा जा सकता। तो बहुत सारी बातें, इन सारी बातों के प्रकाश में हमें चीजों को देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए बटरफील्ड है, उसने एक बात कही और सही बात है। उसने कहा कि इतिहास में निष्पक्षता की प्राप्ति का दावा करना एक भ्रांति है, नहीं हो सकता। किताब है बटरफील्ड की, कभी पढ़ना, मैन ऑन हिज पास्ट, पुरानी किताब है। तो जब विद्वान ये कह रहे हैं, और मैं चूंकि पाठ्यक्रम की रचना इस दृष्टि से हुई है ना, मैं आपको इस संदर्भ में जो भारतीय उद्धरण दे सकता हूं और प्रयास करूंगा, पूरे इतिहास दर्शन के अध्ययन के दौरान मैं कहता ही रहता हूं, भारतीय उदाहरण देता ही रहता हूं मैं आपको, भारतीय संदर्भ, और इसके भी मैं रखूंगा बाद में। खैर, अब वही बात जो E.H. कार ने कही थी, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि इतिहासकार तो मछुआरे की तरह होता है, जो मछलियां निकालता है, अपनी मर्जी की मछलियां चुनता है और उनको मसाला वसाला डाल के तैयार करके पेश कर देता है। ये क्या है? पूर्वाग्रही तो है ये। और इसी चीज को वो जो G.R. एल्टन महोदय है वो दूसरे तरीके से कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य तो रोशनी देते ही उस समय हैं जब इतिहासकार एक माचिस की तीली निकाल के और उसको जला के और प्रकाश देता है तथ्यों को, तो प्रकाशित होते हैं, है ना। किताब आपको एल्टन के भी देखनी चाहिए, कभी मौका मिले तो। किताब है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। तो मैं जिन विद्वानों के नाम ले और मैं उनकी किताब का नाम नहीं बता सकूं तो या बताना भूल जाऊं तो आपको देखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने यह बात कहां लिखी है, आपको सब कुछ मिलेगा। तो इतिहास लेखन में अंतिम इतिहास लिखना, पहले व्याख्या पढ़ाने के दौरान कह चुका हूं, तथ्य पढ़ाने के दौरान कह चुका हूं कि अंतिम इतिहास नहीं लिखा जा सकता, वह एक स्वप्न है। समान तथ्यों के आधार पर जब हमारे सामने अलग अलग परिणाम निकल के आ रहे हैं, अलग अलग निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं, तो किस आधार पे हम कोई एक सर्वमान्य इतिहास लिखने की, इतिहास रचने की कल्पना कर सकते हैं? संभव नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि व्याख्याओं का अपना इतिहास है, निष्कर्षों का भी अपना इतिहास है, और वह भी इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। इतिहास लेखन का इतिहास नहीं हो सकता क्या? इस चीज को देखते हुए चलिए।